दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सीसैट के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में हम निर्णयन क्षमता एवं समस्या समाधान डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग खंड से संबंधित वर्ष 2012 से 2021 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। इसमें प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सीसैट के अंतर्गत निर्णयन क्षमता एवं समस्या समाधान से संबंधित सभी प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम 2021 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आपके सामाजिक संभाव्यता, समायोज्य संभाव्यता, आत्मनिष्ठ संभाव्यता या फिर अप्रकार्यात्मक संभाव्यता। तो इसमें आपको बताना है कि निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो उत्तर है दोस्तों आत्मनिष्ठ संभाव्यता कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आत्मनिष्ठ संभाव्यता यानी सब्जेक्टिव संभाव्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, प्रकार्यात्मक स्थिरता, मानसिक विन्यास, अंतरण प्रभाव या फिर पुष्टिकरण पक्षपात। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी है, मानसिक विन्यास। दोस्तों मानसिक विन्यास केवल उन समाधानों को देखने की प्रवृत्ति है जो अतीत यानी पास्ट में काम कर चुके हैं। इस प्रकार की सोच समस्या समाधान के साथ आना मुश्किल बना सकती है और स्वयं समस्या समाधान प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। जैसे यदि आप अलजेब्रा यानी बीजगणित से संबंधित कोई प्रश्न हल कर रहे हों और वह प्रश्न ठीक वैसा ही प्रतीत होता था जैसे आप पहले भी इस प्रश्न को हल कर चुके हैं, इसलिए आप इसे पूर्व प्रश्न की भांति ही हल करने के लिए सोचते हैं। अपने मानसिक विन्यास के कारण आप इसका दूसरा आसान हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो कि संभव हो सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे मानसिक विन्यास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए क्या। तो सही उत्तर है दोस्तों, निर्णय लेने का उद्देश्य आप जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण या चुनाव होता है। देखिए, यदि कोई आधिकारिक या सामान्य व्यक्ति किसी मुद्दे पर निर्णय लेना चाहता है तो उसके पास उन मुद्दों से संबंधित सर्वश्रेष्ठ विकल्प होना चाहिए, तभी वे ठोस निर्णय ले पाएंगे। तो याद रखिएगा, निर्णय लेने का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है। देखिए, कलन विधि, प्रयास एवं त्रुटि, स्वतः शोध या फिर एनाग्राम्स। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन डी एनाग्राम्स हो जाएगा। एनाग्राम्स यह एक शब्द या वाक्यांश होता है जो एक भिन्न शब्द या वाक्यांशों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके बनाया जाता है और ये समस्या के समाधान के लिए चिंतन का तरीका नहीं है क्योंकि इसमें कलन विधि यानी कैलकुलस, प्रयास और त्रुटि और स्वतः शोध शामिल हैं। एनाग्राम इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान को विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है। ऑप्शन है सादृश्यता, प्रयत्न एवं त्रुटि, साधन साध्य विश्लेषण और परिकल्पना परीक्षण। तो सही उत्तर है दोस्तों, समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणनीति का संस्करण साधन साध्य विश्लेषण है। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण साधन साध्य विश्लेषण ये डिवाइड एंड जो है जीतो, जो देखा जाए तो बांटो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। किसका? मानसिक स्थिरता के माध्यम से, अनुक्रिया स्थिरता के माध्यम से, समस्या परिवृत्त परिक्षेत्र के माध्यम से या फिर सक्रिय परिदृश्य के माध्यम से।
तो सही उत्तर है दोस्तों, समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से एक भ्रमण है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। अगला प्रश्न, निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपके पास यहाँ पर विकल्प में 2 कथन दिए गए हैं और उनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है कि मानवीय तार्किकता सीमित है, तो ये सही है। और दूसरा है कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है, तो ये भी सही है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, निर्णय लेने के संदर्भ में या डिसीजन मेकिंग के संबंध में मानवीय तार्किकता सीमित है और कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। ये दोनों ही कथन सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। समस्या पर निद्रा एक प्रकार है अमूर्तता का, संवेगात्मक अस्थिरता का, उद्भवन का या फिर निष्क्रियता का। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उद्भवन का। देखिए दोस्तों, समस्या पर निद्रा उद्भवन का एक प्रकार है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान या जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है, इसमें सादृश्यता का उपयोग क्या दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर कहा गया है समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था उनके उपयोग को दर्शाता है। विकल्प ए आपका सही है। समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग तकनीकों के अनुप्रयोग को दर्शाता है जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग या तरीका क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। विशिष्टता और प्रक्रमण को संतुलित करना, पारंपरिक और गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना, आत्मकेंद्रिता और अभिनतियों को संतुलित करना, अभिधारणा एवं अनुमिति को संतुलित करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारंपरिक और गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना प्रभावी समस्या समाधान का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, समस्या समाधान में पारंपरिक और गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करके समस्या समाधान को अच्छे ढंग से संपादित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है किसमें? देखिए, मानसिक चित्त प्रकृति में, मानसिक पृष्ठभूमि में, बाह्य मानसिक प्रतिनिधित्व में या फिर आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में रूपांतरित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक समस्या समाधान किससे संबंधित है? तो उत्तर है दोस्तों, देखिए ऑप्शंस ये जो दिए गए हैं चारों ऑप्शंस, इसमें ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। सृजनात्मक समस्या समाधान अपसारी चिंतन से संबंधित है। अब आइए 2020 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है कि किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके आश्रयण स्वशोध, प्रतिनिधिकता का स्वशोध, अभियोजन स्वशोध या उपलब्धता। तो इसमें किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को दोस्तों प्रतिनिधिकता का स्वशोध कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिनिधिकता का स्वशोध ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिनिधिकता के स्वशोध में एक मौजूदा प्रोटोटाइप से तुलना करके किसी घटना की संभावना का आकलन किया जाता है जो कि पहले से हमारे मस्तिष्क में मौजूद होती है, इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है? देखिए, स्वशोध, मानसिक विन्यास, सादृश्यता या एल्गोरिथम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानसिक विन्यास। दोस्तों, मानसिक विन्यास समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है।
मानसिक विन्यास एक निश्चित तरीके से किसी समस्या से संपर्क करने की एक अचेतन प्रवृत्ति है और यह समस्या का आकलन और मूल्यांकन करने की बजाय अतीत में जो सफल रहा है उसके पुनः प्रयोग पर बल देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निर्णयन शैली में से किसमें लंबा समय लगता है? विश्लेषणात्मक शैली, व्यवहार परक शैली, निर्देशात्मक शैली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों विश्लेषणात्मक शैली, ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं कि विश्लेषणात्मक शैली में जो निर्णयकर्ता होता है कार्रवाई करने से पहले बहुत सी जानकारियों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद वो कोई निर्णय लेते हैं। इस शैली में निर्णयन व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर होता है, इसलिए विश्लेषणात्मक शैली यानी एनालिटिकल जो प्रकार है, इसमें निर्णयन में लंबा समय लगता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? तो डिसीजन मेकिंग के संबंध में फ्रेमिंग इफेक्ट क्या है दोस्तों? तो उत्तर है इसका सही उत्तर है विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। ये निर्णय लेने के संबंध में फ्रेमिंग प्रभाव को दर्शाता है। दोस्तों, किसी जानकारी को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इस आधार पर जानकारी कम या अधिक आकर्षक होती है। यह एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जहां लोग इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि विकल्प सकारात्मक या नकारात्मक अर्थों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं या नहीं, जैसे लाभ या हानि के रूप में। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। निर्णयन का फ्रेमिंग प्रभाव इस बात को दर्शाता है कि विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग जो है विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, किसी उच्च संशक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णयन क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके समूह सोच, देखिए दृढ़ता परकता, समूह ध्रुवीकरण या संज्ञानात्मक असंवादिता। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए समूह सोच। देखिए दोस्तों, किसी उच्च संशक्त समूह के सदस्यों में समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं के नष्ट होने को ग्रुप थिंक, जिसको ग्रुप थिंक या समूह सोच कहा जाता है। और समूह सोच एक ऐसी घटना होती है जब समूह की आम सहमति की इच्छा लोगों को विकल्प पेश करने और किसी स्थिति की आलोचना करने की इच्छा पर हावी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी समूह के सदस्यों के आलोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं का नष्ट हो जाना, ये समूह सोच या ग्रुप थिंक कहलाता है। अगला प्रश्न है, निर्णयन की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है, वो कौन सी शैली कही जाती है? तो सही उत्तर है इसे व्यवहार परक शैली कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, निर्णयन की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है, ये व्यवहार परक शैली है। इस शैली में संचार भावनाओं, जरूरतों और विचारों की अभिव्यक्ति पर जो है अधिक निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? ऑप्शन देखिए, उपयोगिता का आकलन, प्रातिनिधिकता, उपलब्धता या फिर समायोजन। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयोगिता का आकलन, ऑप्शन ए। दोस्तों, असेसिंग यूटिलिटी यानी उपयोगिता का आकलन निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। उपयोगिता का आकलन बुनियादी ढांचे की तत्काल ज़रूरतों को शीघ्र पहचानने में मदद करता है और प्राथमिकताओं की पहचान कराने में भी सहायता करता है। तो देखिए, निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम उपयोगिता का आकलन नहीं है। अगला प्रश्न है, वैध मानक के आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद में निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा दोनों आधार वाक्यों में, अमुख्य आधार वाक्य में, मुख्य आधार वाक्य में या फिर किसी भी आधार वाक्य में नहीं। तो सही उत्तर है मुख्य आधार वाक्य में। दोस्तों, वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे मुख्य आधार वाक्य में व्याप्त होना होगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रसंभाव्यता गुण है किसका? आगमनात्मक युक्ति का,
निगमनात्मक युक्तिका, वियोजक तर्क वाक्यिका या फिर निरूपाधिक तर्क वाक्यिका। तो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगमनात्मक युक्तिका। प्रसंभाव्यता दोस्तों, जिसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, ये आगमनात्मक युक्ति का प्रमुख गुण है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संप्रत्यात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी जो है प्रवृत्ति पाई जाती है। संप्रत्यात्मक शैली जो होता है, जिसको कॉन्सेप्चुअल स्टाइल कहा जाता है, इसमें जो निर्णयकर्ता होते हैं वो समस्याओं का सृजनात्मक समाधान खोज लेते हैं। इस शैली में निर्णयकर्ता लिए जाने वाले निर्णय पर विचार करते हैं कि यदि यही निर्णय लिया जाता है तो क्या हो सकता है। उसके निष्कर्ष भविष्य के लिए विभिन्न अवसरों और परिणामों की कल्पना से आते हैं। दीर्घकालिक निर्णय लेने में दृढ़ होते हैं, इसलिए विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अब आइए वर्ष 2019 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संबंध में हानिकारक हो सकता है? ऑप्शन देखिए, चरम संशक्तिशीलता, लक्ष्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी और विश्वसनीयता, प्रभावी प्रशिक्षण तथा अनुभव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चरम संशक्तिशीलता, ऑप्शन ए। दोस्तों देखिए, समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में चरम संशक्तिशीलता यानी एक्सट्रीम कोहेसिवनेस हानिकारक हो सकती है, और इसमें समूह का कोई एक सदस्य अपना मत व्यक्त करने में हिचकिचाहट महसूस करता है। इसमें बहुमत की राय पर विचार किया जाता है और व्यक्तिगत राय को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, इसलिए यह निर्णय निर्माण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने का पहला चरण क्या है? तो आप जानते हैं, निर्णय लेने का जो पहला चरण है वो होता है समस्या की पहचान करना। तो देखिए, समस्या को पहचानना और परिभाषित करना ये निर्णयन प्रक्रिया का पहला चरण है। आप निर्णय प्रक्रिया के जो चरण हैं उनको ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, समस्या की पहचान करना, समस्या का विश्लेषण करना, विशिष्ट लक्ष्य को स्थापित करना। तीसरा है कि प्रासंगिक डेटा का एकत्रीकरण करना। चौथा चरण है वैकल्पिक समाधान विकसित करना। पांचवा है सबसे उपयुक्त समाधान का चयन करना। छठवां है कार्रवाई में निर्णय लेना, और सातवां है प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग का पहला चरण समस्या को पहचानना और परिभाषित करना है, लेकिन आयोग द्वारा इसका ऑप्शन जो है उत्तर विकल्प बी दिया गया है, विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना। लेकिन जब आप निर्णयन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि निर्णय लेने का पहला चरण समस्या को पहचानना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं? बुद्धि उत्तेजक, डेल्फी तकनीक, नामिक समूह तकनीक या क्रमिक समूह तकनीक। तो सही उत्तर है नामिक समूह तकनीक। दोस्तों देखिए, नामिक समूह तकनीक या नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं, और ये तकनीक समूह के विचारों के योगदान को प्रोत्साहित करती है, और जो भी मुद्दे होते हैं, समस्याएं या समाधान के सापेक्ष महत्व पर त्वरित सहमति की सुविधा प्रदान करती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मानसिक प्रकार्य है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है? ऑप्शन देखिए, परिकल्पना निरूपण, प्रकार्यात्मक स्थिरता, अंतर्दृष्टि या साधन साध्य विश्लेषण। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रकार्यात्मक स्थिरता। प्रकार्यात्मक स्थिरता दोस्तों वह मानसिक प्रकार्य है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होती है। दोस्तों, प्रकार्यात्मक स्थिरता एक प्रकार का संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है। इसमें कोई व्यक्ति अपनी रचनात्मकता को सीमित कर देता है और वह पारंपरिक तरीकों से अलग नहीं सोच पाता है, इसलिए ये समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है। जबकि परिकल्पना निरूपण, अंतर्दृष्टि और साधन साध्य विश्लेषण ये समस्या समाधान में सहायक हैं। अगला प्रश्न है, निर्णय क्षमता का सार क्या है? ऑप्शन देखते हैं, समस्या समाधान, विकल्पों के मध्य चयन करना,
वैकल्पिक क्रियाविधि को विकसित करना या अनुश्रवण। तो सही उत्तर है विकल्पों के मध्य चयन करना। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, निर्णय क्षमता का जो सार है वो ये है कि सभी उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का चयन करना, ये निर्णय क्षमता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। ऑप्शन देखिए, उपयोगिता का आकलन, प्रतिनिध्यात्मकता, उपलब्धता और अभियोजन। तो सही उत्तर उपयोगिता का आकलन है। दोस्तों देखिए उपयोगिता का आकलन जो है किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निर्णयन शैली में इसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है। कौन सी? विश्लेषणात्मक शैली में, संप्रत्यात्मक शैली, निर्देशात्मक शैली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्देशात्मक शैली। देखिए दोस्तों निर्णय शैली की 4 शैलियों में जो डायरेक्टिव शैली है उसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है। निर्देशक निर्णय लेने में बहुत तर्कसंगत होते हैं और अधिक जानकारी के लिए दूसरों के पास जाने की बजाय उनके निर्णय अपने ज्ञान, अनुभव और तर्क पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान खोजने में सहायता करता है, वो क्या कहलाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा बुद्धियोत्तेजक। देखिए ऑप्शन डी, बुद्धियोत्तेजक जो है ये ऐसा सामूहिक प्रयास है जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न करके एक प्रबंधक को समस्या के समाधान के रूप में निर्णय लेने में जो है ये सहायता करता है। बुद्धियोत्तेजक का मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। दोस्तों ब्रेन स्टॉर्मिंग समूह जो होता है वो निर्णयन की ऐसी तकनीक है जिसे विचारों और समाधानों की सीमा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और ये तकनीक स्वयं कोई समाधान का निर्णय नहीं करती बल्कि वैकल्पिक विचार उत्पन्न करके प्रबंधक की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। आइए वर्ष 2018 में पूछे गए जो निर्णयन और समस्या समाधान से संबंधित प्रश्न हैं उनको देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें देखिए परानुभूति, बहिर्मुखता, संवेदात्मक अस्थिरता और सत्तावादिता। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, परानुभूति। देखिए परानुभूति सामाजिक रूप से जो वंचित और हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए उचित निर्णय लेने के लिए स्वाभाविक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परानुभूति का मतलब होता है कि दूसरों के दुख और कष्टों को अनुभव करना या उनके बारे में सोचना। तो ये सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला है कि उच्च अनुरूपता समूह के लिए गए अतार्किक निर्णय क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखिए, सृजनात्मकता, समूह सोच, अनौपचारिकता या मनोवैज्ञानिक सतर्कता। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, समूह सोच। ग्रुप थिंकिंग दोस्तों उच्च अनुरूपता समूह के लिए गए अतार्किक निर्णय हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि दोस्तों ग्रुप सोच एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग निर्णय लेने में त्रुटियों से बचने के लिए समूह की सहमति के साथ जाते हैं, अपना व्यक्तिगत निर्णय नहीं रखते हैं, न तो अपनी व्यक्तिगत सोच ही रख पाते हैं या फिर समूह की सोच के आगे उनकी अपनी सोच बाधित हो जाती है। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? देखिए निष्क्रिय, आक्रामक, दृढ़ता परक या निष्क्रिय आक्रामक। तो सही उत्तर है दृढ़ता परक। देखिए दोस्तों निर्णय लेने की जो दृढ़ता परक विधि है वो सर्वाधिक उपयोगी है। इसमें व्यक्ति आक्रामक होने की बजाय शांत तरीके से निर्णय लेता है और ये संचार का विनम्र और सकारात्मक तरीका है। यह व्यक्ति को विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम बनाता है और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। 2017 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइए। बुद्धिपूर्ण क्रिया, अभिकल्प क्रिया, चयन क्रिया या तादात्मीकरण प्रक्रिया।
तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, तादात्म्यकरण क्रिया। दोस्तों, साइमन द्वारा जो निर्णय लेने की 3 विधियां बताई गई हैं, उनमें बुद्धिपूर्ण क्रिया यानी इंटेलिजेंस एक्टिविटी, अभिकल्प क्रिया यानी डिजाइन एक्टिविटी और चयन क्रिया यानी आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी शामिल है। इसमें तादात्म्यकरण प्रक्रिया शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन क्या कहलाता है? तो उत्तर है अनुमान लगाना, ऑप्शन बी। दोस्तों देखिए, सहज ज्ञान यानी इंट्यूटिव निर्णय अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अनुमान लगाना ये तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन अनुमान लगाना कहा जाता है। सहज ज्ञान निर्णय, तो सहज ज्ञान निर्णय क्या है? दोस्तों, सहज ज्ञान निर्णय जो होता है, आप जान सकते हैं कि ये अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय होता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? देखिए, समस्या की पहचान, निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, निर्णय मानदंड की पहचान या समस्या का समाधान करने वाले विकल्प का चयन। तो सही उत्तर है दोस्तों, निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जबकि पहला चरण समस्या की पहचान करना है, दूसरा चरण समस्या का विश्लेषण करना, तीसरा चरण डेटा सामग्री उपलब्ध करना है, चौथा चरण वैकल्पिक समाधान विकसित करना है, पांचवां सबसे उपयुक्त समाधान का चयन करना, छठवां निर्णय लेना और सातवां प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना या निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना। ये निर्णयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। अगला प्रश्न है, तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णयन प्रक्रिया में निहित होता है अन्य नियमों का गुंछन, अनिश्चितता, विश्वसनीय सूचना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अनिश्चितता। देखिए दोस्तों, तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णयन प्रक्रिया में अनिश्चितता शामिल होती है। अगला प्रश्न है, इस कथन पर विचार कीजिए, विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, पहला है कि न्यायालयों को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए और दूसरा है अपने विभागों के विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए। तो ये कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? दोस्तों, इन विकल्पों में से 1 और 2 दोनों सही होगा, क्योंकि 1 और 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, समस्या समाधान जो होता है, इसके अंतर्गत न्यायालयों को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपायों से विवादों को निपटाने में कम समय लगेगा और साथ ही साथ प्रत्येक विभाग में जो विवाद हैं उनको निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने से भी विवाद जल्दी निपटेंगे। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कि एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं आपकी होती हैं? तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए, एक सुपरिभाषित समस्या में प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक और नियंत्रक जैसी विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? चयनात्मक कूट संकेतन, चयनात्मक तुलना, चयनात्मक भंडारण और चयनात्मक संयुक्ति। तो सबसे पहले आप जानिए दोस्तों, समस्या समाधान के लिए त्रिप्रक्रम आगम में अंतर्दृष्टि के 3 प्रक्रम क्या होते हैं? चयनात्मक कूट संकेतन, चयनात्मक तुलना अंतर्दृष्टि और चयनात्मक संयुक्ति अंतर्दृष्टि। तो इसमें चयनात्मक भंडारण जो है दोस्तों, ये देखिए, चयनात्मक भंडारण ये समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम का जो है हिस्सा नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि यह अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है।
देखिए, प्रकार्यात्मक स्थिरता के कारण, नियमबद्ध उपागम के कारण, नियामक रचनातंत्र के कारण या सीमित दक्षता के कारण। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकार्यात्मक स्थिरता के कारण। दोस्तों देखिए, प्रकार्यात्मक स्थिरता के कारण अयोग्यता अनुभव करने की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग करने से हो सकता है। जब किसी को कोई नई समस्या का सामना करना पड़ता है तो प्रकार्यात्मक स्थिरता पुराने साधनों का नए तरीकों से उपयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध करती है। अगला प्रश्न है कि आप बीमार माताजी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचले गए बच्चे को आप देखते हैं जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसमें देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे, वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे, पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे और घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे। तो सही उत्तर है इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे। तो निर्णयन जो है कई विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन होता है और ऐसी स्थिति में घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के लिए ले जाना प्राथमिकता होगी, जिससे कि बच्चे के जीवन की रक्षा की जा सके। तो सही उत्तर तत्काल उस घायल बच्चे के पास के अस्पताल में ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो ये सुनिश्चित कर देता है कि सही समाधान मिल जाएगा, ये क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये विधि कलन विधि कहलाती है। कलन विधि एक चरणात्मक विधि होती है, एक चरण से दूसरे चरण पर इसमें जाना होता है। यदि कलन विधि का अनुसरण किया जाए तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सही समाधान मिलेगा। कलन विधि के जो परिणाम होते हैं वो सटीक होते हैं और कंप्यूटर साइंस में इसका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है, लेकिन इसका दोष यह है कि यह अत्यधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि आपका अधीनस्थ छुट्टी चाहता है पर आपको उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा, क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। आपको चाहिए कि उसके मामले को अपने उच्च वरिष्ठ को संदर्भित कर दें, छुट्टी मंजूर कर दें, दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने को कहें और उससे मिलें, छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें, उसके उपस्थिति की आवश्यकता से उसके लिए मनाने का प्रयास करें। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर ये होगा दोस्तों कि उससे मिलें, छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें, उसके उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करें। दोस्तों प्रश्नानुसार इस दशा में उचित है कि जो अधीनस्थ कर्मचारी है उससे मिलकर छुट्टी के कारण के विषय में बात की जाए और यदि कारण कम महत्वपूर्ण है तो उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास किया जाए। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निर्णयन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह कार्रवाई को निर्धारित करने का काम है। देखिए ये सही है। इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना, ये भी आपका सही है। और तीसरा है यह नीति निर्माण का पर्यायवाची है, तो ये सही नहीं है। दोस्तों निर्णयन के संबंध में जो है यह कार्रवाई निर्धारित करने का कार्य है और इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए 1 और 2 आपके सही होंगे। डिसीजन मेकिंग दोस्तों उपयुक्त कार्रवाई निर्धारित करने की प्रक्रिया है और निर्णयन को प्रायः अनेक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 1 और 2 कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निर्णयन से संबंधित समस्याएं हैं कौन सा? भय, उम्मीदों के भय, भय एवं झूठी आशा और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भय एवं झूठी आशा निर्णयन से संबंधित समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है, देखिए निर्णयन से संबंधित है। आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार के लिए रखेंगे, निर्णय को स्वीकार कर लेंगे, निर्णय को अस्वीकार कर विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग करेंगे और चौथा है उच्च स्वर में अपना विरोध प्रकट करेंगे।
तो सही उत्तर है मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार के लिए रखेंगे। यदि कोई बड़ा व्यवसाय वर्ग है, उसके जो डायरेक्टर जो होते हैं, उनके सदस्य किसी विशेष मुद्दे पर मंडल के निर्णय से जो सहमत नहीं हैं, तो उसे मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार के लिए रखना चाहिए। और उच्च स्वर में अपना विरोध प्रकट कराना या निर्णय को अस्वीकार करना, ये नकारात्मक व्यवहार को दर्शाता है। तो सही उत्तर मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार के लिए रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अब आइए देखते हैं 2015 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। देखिए दोस्तों, आप एक जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी एसपी हैं। एक महिला अपने ससुराल पक्ष द्वारा की जा रही घरेलू हिंसा से के संबंध में आपके पास आती है। राजनीतिक दबाव के कारण उसकी शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज नहीं हुई है। एसपी के रूप में आप संबद्ध थाने से इसकी पुष्टि भी कर लेते हैं। इस स्थिति में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? ऑप्शन देखिए, महिला को राष्ट्रीय महिला आयोग के पास जाने के लिए कहेंगे, क्योंकि शिकायत दर्ज कराना कठिन होगा। दूसरा है कि उसको शारीरिक चोट की चिकित्सा रिपोर्ट लाने को कहेंगे। तीसरा है ससुराल पक्ष को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि महिला को चोट न पहुंचाए। और चौथा है कि थाने के अधिकारी को कहेंगे कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत उसका केस दर्ज करें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। थाने के अधिकारी को कहेंगे कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत उसका केस दर्ज करें। देखिए, चूंकि आप एक पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं, इसलिए आप संबद्ध थाना अधिकारी को कहेंगे कि महिला के चिकित्सा परीक्षण के उपरांत उसका केस दर्ज करें। पुलिस सुपरिटेंडेंट के लिए आवश्यक है वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक प्रकार से करे। चूँकि आपने महिला पर हुई घरेलू हिंसा के संबंध में पुष्टि कर ली है, इसलिए आप थाने के अधिकारी को उस महिला के चिकित्सकीय परीक्षण के बाद रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देंगे। अगला प्रश्न है, दो मित्रों में से एक अध्ययनशील है और दूसरा मंचीय कलाकार भी है। दूसरे ही दिन उनकी परीक्षा है। इसी रात सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट का मंचन हो रहा है। दोनों क्या निर्णय करेंगे? ऑप्शन है, अध्ययनशील नाटक की उपेक्षा करेगा और परीक्षा को महत्व देगा, जबकि दूसरा नाटक को कलाकार मित्र उसे मनाने की चेष्टा करेगा नाटक देखने के लिए। अध्ययनशील मित्र मान सकता है। और चौथा, दोनों नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लगेंगे। तो इसमें आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए कि दोनों ही नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लगेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चूंकि दोनों विद्यार्थी हैं, इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता परीक्षा की तैयारी होनी चाहिए, नाटक और जो है नाटक या कोई संगीत कार्यक्रम नहीं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में बाधक है? प्रकार्यात्मक बद्धता, प्रयत्न और भूल, ध्यान भंग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये है प्रकार्यात्मक बद्धता। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रभावी समस्या समाधान में बाधक प्रकार्यात्मक बद्धता है। आप जानते हैं दोस्तों कि प्रकारात्मक बाध्यता में समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सामान्य या तदर्थ विधियों का क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रभावी समस्या समाधान में ये बाधक भी है। और प्रकार्यात्मक बद्धता इसलिए क्योंकि इसमें प्रकार्यात्मक स्थिरता आ जाती है और व्यक्ति किसी निर्णय प्रक्रिया के संबंध में केवल परंपरागत तरीकों का प्रयोग करता है। जैसे ही कोई नई समस्या आती है तो उनका प्रभावी समाधान उसके पास नहीं होता है। अब आइए वर्ष 2014 में निर्णयन क्षमता और समस्या समाधान से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, क्रियाओं, परिणामों और आनुषंगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो उसको जाना जाता है किस रूप में? देखिए, निर्णयन खांचे के रूप में, निर्णयन आधार दर के रूप में, निर्णयन धुरी के रूप में या निर्णय नियम के रूप में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्णयन खांचे के रूप में। देखिए, क्रिया, परिणाम और आनुषंगिकताओं को धारणा को निर्णय खांचे के रूप में जाना जाता है, जिसको डिसीजन फ्रेम कहा जाता है। एक निर्णयकर्ता जो होता है वो एक खांचा अपनाता है, आंशिक रूप से समस्या के निर्माण द्वारा और आंशिक रूप से निर्णय लेने वाले मानदंडों, आदतों और व्यक्तिगत विशेषताओं द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। तो सही उत्तर है क्रियाओं, परिणामों और आनुषंगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो उसको निर्णय खांचा या डिसीजन फ्रेम के रूप में
जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग जो है वो देखिए अनियोजित ढंग से करते हैं, अव्यवस्थित ढंग से करते हैं, उस सीमा से परे करते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है, और अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना करते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना करते हैं। दोस्तों, यदि निर्णय निर्माण स्वतः शोध का प्रयोग अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना करता है तो त्रुटियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, प्रतिनिधिक स्वतः शोध, उपलब्धता स्वतः शोध, आश्रयण स्वतः शोध या समायोजन स्वतः शोध। तो सही उत्तर हो जाएगा, निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना प्रतिनिधिक स्वतः शोध कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के जो चरण हैं उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसमें पहला है समस्या को परिभाषित करना, दूसरा है प्रतिबंधक तत्वों को पहचानना, तीसरा है संभावित विकल्प का विकास करना, और चौथा है एक नियंत्रित और मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। तो इसमें जो सही जो क्रम होगा, जो सही क्रम होगा दोस्तों निर्णय लेने की प्रक्रिया का, वो कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए, सबसे पहले ये होता है कि समस्या को परिभाषित किया जाए, यानी डिफाइन टू द प्रॉब्लम। तो पहला हो जाएगा समस्या को परिभाषित करना। दूसरा है प्रतिबंधक तत्वों की पहचान करना, ताकि उनको सबसे पहले जो समस्या के समाधान में बाधक तत्व हैं उनको दूर किया जाए। तीसरा है संभावित विकल्पों का विकास करना, तो 3 हो जाएगा। और चौथा है विकल्पों का विश्लेषण करना। पांचवा है सबसे अच्छा विकल्प चुनना। छठवां है निर्णय को लागू करना। और सातवां है एक नियंत्रित और मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 4 जो है आपका सही विकल्प हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो विकल्प हैं उनमें से 1, 2, 3, 4 ये क्रम कोई नहीं दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका स्टार लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी विकल्प सटीक नहीं है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है डेल्फी तकनीक, ढर्रे से अलग चिंतन, नामिक समूह तकनीक या मस्तिष्कीय झंझायन। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्कीय झंझायन। मस्तिष्कीय झंझायन जो है ये ब्रेन स्टार्मिंग दोस्तों इसको कहा जाता है। इसमें सामूहिक प्रयास द्वारा संभावित विकल्प उत्पन्न करके प्रबंधन को समस्या समाधान करने या निर्णयन में सहायता में मदद मिलती है। तो ब्रेन स्टार्मिंग विधि एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न करके एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है, वो क्या कहलाती है? तो सही उत्तर है एक निर्णय क्रम। देखिए दोस्तों, निर्णय क्रम क्या होता है? तो एक निर्णय क्रम तकनीक आमतौर पर निर्णय विश्लेषण में एक रणनीति की पहचान करने में मदद के लिए प्रयोग की जाती है। यह एक फ्लो चार्ट जैसी संरचना होती है और निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक है जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना है, इनमें से कौन नहीं है? इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, नई बातों को करने के लिए तैयार रहना, पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर निर्भर रहना और गुणात्मक सूचना के महत्व को पहचानना। तो इसमें से कौन प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की कौशलपूर्ण योजना में शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें यह है पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर निर्भर रहना। दोस्तों, निर्णय जो है इसमें कहा गया है कि प्रभावी निर्णय नहीं लिया जा सकता है यदि पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहा जाए, क्योंकि इसमें होता यह है कि मैनेजर या प्रबंधक निर्णय लेने के लिए
पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकता है, क्योंकि अन्य कारक भी, उसके सहायक कार्यकर्ता, ये सब भी शामिल होते हैं और उसे पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर या अपने निर्णयों पर ही जो है वो पूरा फोकस नहीं होना चाहिए। अगला है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वक्तव्य है यहाँ पर कि आपने अपनी कॉलोनी की टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सिविल कार्य विभाग से अनुरोध किया। इन सड़कों की अभी तक मरम्मत नहीं की गई। आपके द्वारा दायर किए गए आरटीआई आवेदन पत्र के उत्तर में अधिकारी के रिकॉर्डों में दिखाया गया है कि मरम्मत की गई है और इसके लिए ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया गया है। आपने अधिशासी अभियंता से मिलने का प्रयास किया, किंतु वह किसी न किसी बहाने आपसे मिलने से कतराता रहा। इस बीच ठेकेदार ने आपसे संपर्क किया और आपको धमकी दी कि यदि आपने आगे कोई कार्रवाई की तो उसके भयंकर परिणाम होंगे। उसने आश्वासन दिया कि यदि आप खामोश रहें तो आपके घर के आसपास और उससे जुड़ी सड़क की मरम्मत की जाएगी। आपने निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई करेंगे? पहला है, धमकी की परवाह न करते हुए अधिशासी अभियंता और ठेकेदार के विरुद्ध लिखित शिकायत करेंगे। दूसरा है, चुप रहेंगे और ठेकेदार के इस प्रस्ताव को मान लेंगे कि आपके घर के आसपास की सड़क की मरम्मत कर दी जाए। और तीसरा है, आप पहल करके अपने कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा करके सिविल अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। और चौथा है कि आप अपना आवास एक बेहतर कॉलोनी में स्थानांतरित करने की सोचेंगे, जहां अधिक उत्तरदायी और बेहतर नागरिक एजेंसी की सेवाएं उपलब्ध हों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप पहल करके अपनी कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा करके सिविल अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, ताकि जो मनमानापूर्ण रवैया है उनकी समाप्ति हो सके, उनकी जांच हो और जांच में जब वो एकदम पक्का है कि दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों देखिए, यही सबसे सर्वोत्तम विकल्प होगा उस स्थिति में। अगला प्रश्न है, हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों, जैसे कि यह सुनिश्चित ढंग इसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है, से प्रभावित होते हैं। यह गोचर कहलाता है। गढ़न के रूप में, प्रत्याशित पश्चाताप के रूप में, वैयक्तिक प्रतिपुष्टि के रूप में या हानि विरुचि के रूप में। तो सही उत्तर है दोस्तों, जब निर्णय अप्रासंगिक पक्षों से प्रभावित होते हैं तो यह गोचर गढ़न यानी फ्रेमिंग कहलाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न संख्या जो हम हल कर रहे हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गढ़न के रूप में होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हों तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है? निश्चित, अनिश्चित, जोखिम भरी या संदिग्ध? तो आप जानते हैं ऐसी परिस्थिति संदिग्ध कहलाती है। जब निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में आपकी कम जानकारी हो और विकल्प अस्पष्ट हों तो ऐसी परिस्थिति संदिग्ध यानी एम्बिगुअस कहलाती है, एम्बिजियस कहलाती है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? पहला है कि सदस्य विचारों की वर्धित विविधता प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है, सदस्य समाधान को वर्धित स्वीकृति की ओर ले जाते हैं। तीसरा, सदस्य कार्यकुशल होते हैं और चौथा है, सदस्य प्रभावशाली होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सदस्य कार्यकुशल होते हैं। देखिए दोस्तों, समूह निर्णय में समूह के सदस्य समस्या से संबंधित अपने अपने विचारों से प्रस्तुत करते हैं, संभावित समाधान पर स्वीकृति देते हैं और प्रभावकारी होते हैं। सदस्यों का कार्यकुशल यानी एफिशिएंट होना समूह निर्णय की विशेषता नहीं है। तो इसमें आपको बताना भी यही था, कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है? तो सदस्य कार्यशील होते हैं, ये विशेषता नहीं है, क्योंकि समूह निर्णय में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जो उसकी सोच है वो बाधित हो जाती है और वह समूह सोच पर निर्भर हो जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन देखिए सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है किस रूप में? तो उत्तर है स्वतः शोध के रूप में। दोस्तों, स्वतः शोध या ह्यूरिस्टिक जो है ये शब्द है, निर्णय में निर्णायक कथनों को स्वतः शोध या ह्यूरिस्टिक के रूप में जाना जाता है। स्वतः शोध एक ऐसी तकनीक है जिसे तत्काल अल्पकालिक लक्ष्य या सन्निकट तक पहुंचने के लिए प्रयोग किया जाता है।
अब आइए 2012 में पूछे गए निर्णयन क्षमता और समस्या समाधान से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों 2012 से ही यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट जो है प्रारंभ हुआ था। इसमें देखिए प्रश्न है कि आप भारत सरकार के एक मंत्रालय में उप सचिव हैं और 2 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर 2 पदों के लिए 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए रखा गया है। उनकी शैक्षणिक योग्यता और पूर्व कार्यानुभव के आधार पर आपको वरीयता क्रम से संस्तुति करनी है। मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनसे आप पूर्व परिचित हैं, आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में से वाई के नाम की संस्तुति करने के लिए कहते हैं। आप क्या करेंगे? देखिए विकल्प हैं कि इस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख लाएंगे और उनके मौखिक निर्देशानुसार कार्य करेंगे। दूसरा है कि उस वरिष्ठ अधिकारी का अनुरोध मांगेंगे जिसने आपसे संपर्क किया था और यह जानते हुए भी कि उनका उम्मीदवार श्रेष्ठतम 2 में नहीं है, उसे वरिष्ठ 2 उम्मीदवारों में संस्तुत करेंगे। और तीसरा है सभी 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेंगे और योग्यता के आधार पर निर्णय करेंगे, चाहे अंततः उम्मीदवार वाई का चयन ही हो। और चौथा है कि यह देखेंगे कि उम्मीदवार वाई को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाए और उसका चयन कदापि न हो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इस स्थिति में सबसे पहले सभी उम्मीदवारों की योग्यता और कार्यानुभव के बारे में सबसे पहले जांच करेंगे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा और इस आधार पर निर्णय करेंगे, चाहे अंततः उम्मीदवार वाई का चयन ही हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। निर्णयन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना तो है ही, फिर दूसरे किसी के प्रभाव में आकर निर्णय न लेना, ये भी निर्णय प्रक्रिया का एक आवश्यक पहलू है। तो आप ऐसी स्थिति में पहले सभी उम्मीदवारों की योग्यता और कार्यानुभव के आधार पर जांच करेंगे और निर्णय लेंगे। इस क्रम में वाई का ही चयन हो तो अंततः उम्मीदवार वाई का ही चयन हो, लेकिन आप इसी विकल्प पर सबसे अच्छा जो है आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है तो वह सहारा ले रहा है योजनाबद्ध निर्णय का, गैर योजनाबद्ध निर्णय का, अनिश्चितता का या फिर बद्धमूल तार्किकता का। तो सही उत्तर है वह योजनाबद्ध निर्णय का सहारा ले रहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, यदि कोई प्रबंधक जैसे कोई मैनेजर या प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता कर रहा है तो वह योजनाबद्ध निर्णय यानी प्रोग्राम्ड डिसीजन का सहारा ले रहा है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, और इस वीडियो का जो हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र में सीसैट के अंतर्गत जो निर्णयन क्षमता और समस्या समाधान का ये जो चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न है कि सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित करता है क्या? अंतर्दर्शी निर्णय लेने को, तार्किक निर्णय लेने को, सीमाबद्ध तार्किकता उपागम को या फिर प्रशासनात्मक निर्णय लेने को। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए अंतर्दर्शी निर्णय लेने को। देखिए दोस्तों, सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण के लिए व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग, आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना अंतर्दर्शी निर्णय को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि क्वालिफाइंग है, उसके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अंतर्गत निर्णयन क्षमता और समस्या समाधान से संबंधित सभी प्रश्नों को आपने रिवाइज कर लिया है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आगामी परीक्षाओं में कुछ प्रश्न इन्हीं प्रश्नों से पूछे जा रहे हैं, भले ही उनमें थोड़ा शब्दों का क्रम या दूसरे ढंग से पूछे जा रहे हों, क्योंकि इस खंड में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। प्रश्न बैंक जो क्वेश्चन बैंक है इसका कम है। तो जो प्रश्न इतने सारे प्रश्न आपको सॉल्व कराए गए हैं, 66 क्वेश्चन जो इन वर्षों में 2012 से 2021 के दौरान जो पूछे गए थे उनको आपने सॉल्व किया, तो आप निश्चित हो जाइए कि 4-5 प्रश्न इन्हीं प्रश्नों से कहीं न कहीं जुड़ते हुए ही पूछे जाएंगे, या जब आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा
कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।